9 अगस्त साल 2024 को पुलिस थाने में एक फ़ोन पहुंचता है। अब जैसे ही पुलिस उस फ़ोन को पिक करती है तो सामने से बताया जाता है कि एक लड़का जिसकी उम्र 18 साल के आसपास है, वो अपनी छत पे सोया हुआ था। और जब सुबह सुबह घर का कोई व्यक्ति उसको उठाने के लिए गया तो देखा क्या कि उस व्यक्ति की, जो लड़का छत पर सोया हुआ था, उसकी हत्या हो चुकी है। उसके गले को किसी ने किसी तेज़ धारदार हथियार से कई बार उसके जिस्म पे चलाया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब जब इस तरीके की पुलिस को खबर मिली, पुलिस की नींदें गुम हो गई। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँची और शव को अपनी कस्टडी में लिया। लेकिन दोस्तों, शव को कस्टडी में लेने के बाद में पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए तो उसको भेजा, लेकिन जो कत्ल हुआ था, उस कत्ल का खुलासा करना पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लिहाजा पुलिस उस पूरे मामले में छानबीन करती है और जब कातिल तक पहुँचती है तो यकीन मानिए दोस्तों, जो उस लड़के के घर वाले थे, जिस लड़के का कत्ल हुआ था, वो तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि पुलिस आखिर क्या कह रही है। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस पे थोड़ा प्यार कम दिखा रहे हैं, अपना प्यार बढ़ाते जाइए। दरअसल आज की घटना की बात करें तो आज की घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से, और राजस्थान का एक ज़िला लगता है बाड़मेर ज़िला। और दोस्तों, इसी बाड़मेर ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, रामसर थाना। और दोस्तों, इसी रामसर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। उसी गांव से इसी रामसर थाने में 9 अगस्त साल 2024 को एक फ़ोन आता है, और फ़ोन में सामने से बताया जाता है कि साहब जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर पुलिस को यहाँ पर भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक घर है। उस घर की छत पर एक लड़का सोया हुआ था। सुबह सुबह जब घर परिवार वालों ने एक छोटी सी बच्ची को उस लड़के को उठाने के लिए भेजा तो देखा क्या कि उस लड़के का कत्ल हो चुका है। जो उसका बिस्तर था वो पूरी तरीके से खून से लहूलुहान है। साहब जल्दी करिए, जल्दी पहुंच जाइए। अब दोस्तों, पुलिस जब सामने से इस तरीके की बातें सुनती है, पुलिस को ये बताया जाता है कि एक मर्डर हो चुका है, और इसी रामसर थाने के एक गाँव के अंतर्गत पुलिस बड़ा सन्न रहती है। उसके बाद में पुलिस तुरंत अपनी गाड़ी उठाती है और मौके वारदात पर पहुंच जाती है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उस घर के अंदर लोगों की एक भीड़ थी। पुलिस जैसे तैसे कर भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है तो देखती क्या है कि जो भीड़ है वो छत के ऊपर से उतर रही है। लिहाजा पुलिस जीने के रास्ते से छत पे पहुंचती है। छत पे पहुंचने के बाद में लोगों को हटाते बचाते आगे बढ़ती है तो देखती क्या है कि एक लड़का है जिसकी उम्र महज 20 साल से कम ही रही होगी। उसकी हत्या इतनी ज़्यादा बेरहमी से की गई है कि पहले चाकू से उसके गले को रेता गया है और फिर किसी तेज़धार भारी भरकम चीज़ से उसके जिस्म पर कई सारे वार किए गए। लिहाजा दोस्तों, पुलिस उस डेड बॉडी को बहुत बारीकी से चेक करती है, आस पड़ोस की जगह चेक करती है, शायद कातिल ने कोई सुराग छोड़ दिया हो। उसके बाद में उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेने के बाद में सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर अब जो लोग बचे थे, पुलिस उनसे पूछताछ करती है। सबसे पहले पूछताछ की जाती है इस लड़के के घर वालों से कि आखिर ये मरने वाला लड़का कौन था और इसका क्या नाम था। तो बताया जाता है कि दरअसल जो लड़का जिसकी हत्या हुई है, इसका नाम जोगाराम सुधार था। उम्र लगभग 18 साल के आसपास है। अभी सिर्फ इसे 12 दिन ही यहाँ आए हुए हैं। पुणे में अपने भाई के पास काम करता है। पुणे से 12 दिन पहले आया है, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक से आज सुबह जब हमारे घर की छोटी बिटिया जिसकी उम्र 5 साल है, उसकी माँ ने उसके ही भाई को जब छत से उठाने के लिए भेजा तो वो छत पर जाकर चीखने लगी। जब चीखने लगी तो हम दौड़े दौड़े भागे उधर पहुँचे तो सबसे पहले जो लड़के की बुआ होती है और लड़के की जो बहन होती है बड़ी वाली, वो छत पे पहुँचती है तो वो देखने के बाद में सन्न रह जाती है। दरअसल जो जोगाराम सुधार था उसकी गला रेतकर हत्या की गई थी। अब ये खबर पूरे घर में फैलती है, आस पड़ोस के लोगों में फैलती है। सब लोग भागे आते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि साहब क्या हो गया। उसके बाद हमने बस तुम्हें फ़ोन किया है। उसके बाद में पुलिस पूछती है, अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि आपकी किसी से कोई दुश्मनी या कोई रंजिश है या फिर नहीं। तो घर वाले बताते हैं, साहब हमारी तो किसी से कोई रंजिश नहीं है। उसके बाद पूछा जाता है कि जो 18 साल का जोगाराम सुधार है जिसकी हत्या हुई है, क्या उसकी किसी से हाल फिलहाल में कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा रहा हो, कोई ऐसी बात जिससे किसी ने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया हो। तो घर वाले बताते हैं कि साहब 12 दिन पहले तो पुणे से लौटा है, कौन उसकी हत्या कर सकता है, सबसे तो उसके अच्छे व्यवहार थे। अब दोस्तों, पुलिस
ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर जो लड़का जिसकी हत्या हुई है, 18 साल के आसपास इसकी उम्र है, जिसका नाम जोगाराम सुधार है, आखिर इसकी हत्या से किसे क्या मिल सकता है, किसे क्या फ़ायदा पहुंच सकता है। इन सारे ही एंगल पर पुलिस अपनी छानबीन करती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस को अपनी छानबीन में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है कि जो कातिल तक पहुंचा जा सके। आखिर कौन था वो जिसने छोटी सी बात पर या फिर किसी बात पर इस पूरी वारदात को कत्ल में बदल दिया। अब दोस्तों, पुलिस इस पूरे मामले को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करती है। गाँव वालों का प्रेशर था, घर वालों का प्रेशर था पुलिस के ऊपर कि आखिर घर के ही अंदर घुसकर किसने हत्या कर दी। अब पुलिस ये चेक करती है कि आखिर इस छत पर चढ़ने का कोई रास्ता है या फिर नहीं है, तो पीछे से तो कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। पुलिस फिर से घर वालों को बुलाती है और पूछती है कि जिस रात इसकी हत्या हुई थी उस रात क्या घर का दरवाज़ा खुला था या फिर घर में कोई फोर्सफुल एंट्री, कोई दीवार कूदने का जुगाड़। तो पुलिस को ना तो कोई फोर्सफुल एंट्री दिखाई पड़ती है, ना तो कोई ऐसी दीवार जिसे फांद कर कोई घर के अंदर आ गया हो। लिहाजा पुलिस के सामने मुश्किल तो बड़ी थी, लेकिन ये केस मुश्किल ज़रूर था, एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन असंभव नहीं था। लिहाजा अब पुलिस इस पूरे मामले में अपने तरीके से छानबीन शुरू करती है और जो जोगाराम सुधार था इसका मोबाइल नंबर लेती है और सबसे पहले इसके मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है। अब दोस्तों, जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो कॉल डिटेल में एक ऐसा नंबर मिलता है जिस नंबर को देखने के बाद में पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरीके की चीज़ें इस घर के अंदर हो कैसे रही थी और आखिर क्या यही व्यक्ति है जिसने कत्ल किया है। लिहाजा पुलिस आगे बढ़ती है इस मामले में और जो जोगाराम सुधार की चाची होती है उसे अरेस्ट कर दिया है। अरेस्ट कर सीधा पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में जोगाराम की चाची से पूछताछ की जाती है। अब चाची, जो कि जोगाराम उसका भतीजा है, एक ही घर में ज्वाइंट फैमिली में सब लोग रहते हैं। अब चाची पुलिस को इधर उधर की बातें बताती है और पुलिस पूछती है कि जोगाराम के कत्ल से आखिर तुम्हारा क्या संबंध है। चाची कहती है कि तुम किस तरीके की बातें कर रहे हो, ये किस तरीके की बातें हैं, ये किस तरीके की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस वाले को जब कातिल नहीं मिल पा रहा है तो वो घर के परिवार वालों को ही मुजरिम बना रहा है। लेकिन दोस्तों, पुलिस बड़ी अच्छे से जानती थी, क्योंकि जोगाराम सुधार का जो मोबाइल नंबर पुलिस ने चेक किया था, उसकी कॉल डिटेल जो पुलिस ने निकाली थी, उससे कुछ चीज़ें इस तरीके से साफ हो रही थी कि कहीं ना कहीं चाची का इस पूरे कत्ल के अंदर हाथ हो सकता है। लिहाजा पुलिस अब इस चाची के ऊपर सख्ती दिखाती है और दोस्तों, पुलिस जब इस चाची के ऊपर सख्ती दिखाती है ना, तो ये चाची पुलिस के सामने तोते की तरह बोलने लग जाती है और पूरा राज पुलिस के सामने उगल देती है। और जो कहानी सुनाती है वो कहानी कुछ इस तरीके से रिश्तों को तार तार कर रही थी। यकीनन दोस्तों, जब जोगाराम सुधार के परिवार वाले लोग भी ये कहानी सुनते हैं तो उनको अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उनको ये लग रहा था कि शायद ये चाची झूठ बोल रही है। दरअसल जोगाराम सुधार की चाची पुलिस को बताती है कि जोगाराम का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने किया है। उसने सब्जी काटने वाली छुरी और फरसे से उसका कत्ल किया है और उसने इस कत्ल को करने के लिए जोगाराम सुधार के एक नाबालिग दोस्त का सहारा लिया है। अब पुलिस इस जोगाराम की चाची से कत्ल करने के पीछे की वजह पूछती है कि तुमने आखिर जोगाराम का कत्ल क्यों किया। अब जो चाची थी ये बातें भी पुलिस को बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन पुलिस इस मामले में भी थोड़ी सी सख्त होती है और पुलिस जब सख्त होती है तो ये चाची अगेन पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में बताती है, दरअसल मेरे और जोगाराम के बीच में अवैध रिश्ते थे और जब हम लोगों के बीच में अवैध रिश्ते बने तो आए दिन हमारे बीच में संबंध बनते रहते थे। जब घर पर कोई नहीं होता था, उसके चाचा कहीं चले जाते थे या फिर घर परिवार में कोई व्यक्ति नहीं होता, जोगाराम मेरे कमरे में आ जाता। उसके बाद में हम लोग रंगरेलियाँ बनाते, एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं। जोगाराम जो कुछ कर रहा था वो अपने चाचा से कई गुना बेहतर कर रहा था और इसी बीच में जोगाराम मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा, मैं भी जोगाराम से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी। और इसी बीच में जोगाराम ने मेरे कुछ अश्लील फ़ोटोग्राफ्स, कुछ अश्लील वीडियो भी उतार दिए थे अपने फ़ोन में और उसके बाद वो काम करने के लिए पुणे चला गया अपने बड़े भाई के पास में। और इसी बीच में जोगाराम सुधार का एक दोस्त था जो कि नाबालिग है, उम्र उसकी कम है। वो दोस्त शायद उसको जोगाराम और इसकी चाची के बारे में पता था। अब उससे इसकी चाची के संबंध बन जाते हैं, यानी जो चाची जोगाराम का कत्ल कर चुकी थी वो बताती है कि पहले उसके जोगाराम के साथ में संबंध थे। जोगाराम जब पुणे चला जाता है तो उसके नाबालिग दोस्त के साथ में उसके संबंध बन गए। अब वो जो दोस्त था ये लगातार उसकी चाची के साथ में संबंध बनाने लगा था और इसी वजह से जो जोगाराम की चाची थी अब जोगाराम से दूरियां बनाने लगी थी, क्योंकि शायद जो चीज़ें चाचा में नहीं थी वो जोगाराम में थी और जो जोगाराम में नहीं थी वो जोगाराम के नाबालिग दोस्त के अंदर थी। इसी वजह से अब ये जोगाराम को भूलने लगी थी। और इसी 12 दिन पहले
जब जोगाराम अपने घर आता है, घर आने के बाद में चाची से उसी तरीके से फिजिकल होने की कोशिश करता है। जब उसी तरीके से फिजिकल होने की कोशिश करता है, उसी तरीके की बातें करता है, तो कहीं ना कहीं जोगाराम की बातों को चाची इग्नोर करती है और एक तरीके से नज़रअंदाज करती है। और ये बातें जोगाराम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसको एक तरीके से अपनी चाची की लत लग चुकी थी। वो अपनी चाची के बगैर रह ही नहीं सकता था। और जब उसको लगता है कि चाची उसकी बातों को इग्नोर कर रही है, तो वो चाची से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाने हैं। अब चाची सीधे से इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाना नहीं चाहती। ये बातें जोगाराम को इस कदर नागवार गुजरती हैं कि वो इस रीज़न का पता लगाने की फिराक में लग जाता है। जब जोगाराम इन सारी चीज़ों की तलाशी करता है, सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखता है, तो उसे पता चलता है कि दरअसल जो उसका एक दोस्त है वो ही अब उसकी चाची के साथ में अवैध संबंधों में है और वही उसकी चाची की हवस मिटा रहा है। इसलिए वो अपनी चाची से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ में संबंध नहीं बनाओगी और मेरे दोस्त से दूरियां नहीं करोगी, तो तुम्हारी जो अश्लील फ़ोटोग्राफ्स, तुम्हारे जो अश्लील वीडियोस मेरे पास है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दूंगा और उसके बाद में तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अब जैसे ही चाची ये बातें सुनती है, चाची को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या हो गया। इसलिए चाची अब ये फैसला करती है कि जोगाराम सुधार को हमारे रास्ते से हटाना बेहतर है। इसलिए ये अपने उस नाबालिग प्रेमी से मिलती है और उसके बाद में जोगाराम के कत्ल की एक साजिश रचती है। और दोस्तों, उसके बाद में एक दिन जोगाराम जब अपनी छत पर सोया हुआ था, उसी समय रात के अंधेरे में जो जोगाराम की चाची होती है, ये गेट खोलती है, उस नाबालिग दोस्त को अंदर लेती है और उसके बाद में ये दोनों लोग छत पर पहुंचते हैं। फरसा और छुरी इनके हाथ में थे और जोगाराम के शरीर पर एक दो बार नहीं बल्कि नींद में उसके जिस्म पर इतने सारे बार किए जाते हैं कि वो नींद से कभी उठ ही ना पाता है। पूरे बेड पर जहाँ पर वो सोया हुआ था, पूरी चारपाई पे खून ही खून हो जाता है, छत पर खून खून हो जाता है। उसके बाद में जो नाबालिग दोस्त था जोगाराम को, उसको वो फरार कर देती है और उसके बाद में जोगाराम की डेड बॉडी को अच्छे तरीके से ढाँक कर, हाथ पैर साफ कर और यह वापस से आकर अपने कमरे में सो जाती है। सुबह सुबह का वक्त होता है। जोगाराम, जो कि आमतौर पर उठ आता था इस समय तक, जब उठकर नहीं आता है, नाश्ता हो रहा था, तो जोगाराम की जो माँ होती है अपनी छोटी बेटी जिसकी उम्र 5 साल है, उसको अपने भाई को जगाने के लिए भेजती है। जब वो जाती है छत के ऊपर, तो वो चीखने लग जाती है। उसकी चीखें सुनकर घर की बड़ी बेटी और जोगाराम की बुआ छत पर पहुँचते हैं और जैसे ही ये लोग छत पर पहुँचते हैं, ये भी दहाड़े मार मार कर रोने लग जाते हैं। अब ये बात होते करते पूरे घर में, मोहल्ले पड़ोस में, पूरे गांव में फैल जाती है। उसके बाद पुलिस को इत्तला दी जाती है और दोस्तों, पुलिस ने जिस मुस्तैदी से, जिस चालाकी से इस पूरे केस का खुलासा कर दिया, यूँ तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन दोस्तों पुलिस ने बड़ी ही आसानी से जो कातिल है उसका खुलासा किया और जो जोगाराम की चाची है उसको गिरफ्तार किया गया है। साथ के साथ उस नाबालिग दोस्त को भी गिरफ्तार किया गया है जिसने उसकी चाची के साथ अवैध रिश्तों में मिलकर अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। उसको बाल सुधार गृह भेजा गया है और जो चाची है उसके ऊपर जिस तरीके के भी सबूत के आधार पर उसके ऊपर दोष सिद्ध होते हैं, उस तरीके से उसको सज़ा दी जाएगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक चाची जो हवस में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने ही भतीजे का कत्ल कर दिया। आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के कुछ कमेंट्स भी आए हैं। अब वक्त होता है कि आप लोगों के कुछ कमेंट्स हैं वो पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स हैं, इसमें निखिल सहानी की माँ हैं, लिखती हैं आपकी कहानी अच्छी लगती है भैया। इसके अलावा भगवान का नाम जपना चाहिए, वही बेड़ा पार करने वाला है। भक्तमाल गथा सीरियल मोबाइल पर आ रहा है, सभी को देखना चाहिए। नमस्कार भैया, कुशीनगर ज़िले से। तो बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं थैंक यू मिस्टर मलिक सेंडिंग क्राइम स्टोरी। तो भैया आपका शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज़ हैं जो हार्ट बनाते हैं, भैया शुक्रिया आपका इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार, श्री विजयनगर राजस्थान से। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमीज़ आलम, तहसीन, तंजीम, सबा, ज़ेबा, फॉरबेसगंज, अर्रिया, बिहार से हमारी कहानी सुनते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये उमराव सिंह का है, लिखते हैं नमस्ते भैया। तो भैया नमस्ते, कैसे हैं? शील निधि है, लिखते हैं शावेज मलिक जी, क्राइम स्टोरी चैनल है आपका भाई। मनोहर कहानियाँ पत्रकारिता जैसे, सत्य कथा जैसा। तो मेरी राय है कि आप अपनी तरह से चलो। क्राइम में अवैध संबंध होता है, वो पत्रकारिताओं में आता भी है। मैं भी पत्रकार रहा हूँ। शील निधि जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आजकल जो मोस्टली क्राइम देखे जा रहे हैं वो अवैध संबंधों की वजह से देखे जा रहे हैं। इस वजह से अवैध संबंध आते हैं। क्राइम मास्टर गोगो इनके कमेंट्स पर रिप्लाई करते हैं, लिखते हैं कमेंट्स डिलीट हो जाएगा आपका अगर आप गलती बताओगे तो। नहीं भाई, शील निधि ने मुझे वो बताया है जो सच है। उसके बाद में सुनील त्यागी है, लिखते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। रेनू सुनील त्यागी, शाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये लिखते हैं, भाई तुम ना तो सीधे मुद्दे पर आते हो और फालतू की बातें करते हो, इसलिए नहीं चल पा रहा है तुम्हारा चैनल। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है, इसे निकाल दीजिए। जो मेरे व्यूवर्स हैं वो मेरी कुछ बातें भी सुनना चाहते हैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली कहानी सुनाऊंगा तो उससे आप लोग कहानी सुनकर चले जाएंगे, मज़े ले लेंगे, लेकिन इन कहानियों का इम्पैक्ट समाज के ऊपर क्या पड़ रहा है, समाज इससे सुधार पा रहा है नहीं सुधर पा रहा है। इतनी सारी कहानियाँ जो आजकल हमें देखने को मिल रही हैं, खासकर जो आप लोग देख रहे हैं, इतने सारे कार्यक्रम, वेब सीरीज सब कुछ आ रही हैं, यहाँ पर इंसान इनसे सुधरने की बजाय इंसान बस एंटरटेन के पर्सपेक्टिव से इनको देखता है, जबकि इंसान को सुधरना चाहिए। इंसान को देखना चाहिए कि कातिल कोई भी हो, कितनी ही चालाकी से कत्ल करे, वो आखिर पुलिस की गिरफ्त में आता है और एक दिन पकड़ा ज़रूर जाता है। बहरहाल दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।